जय श्री राम। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने होली बहुत मस्ती के साथ मनाई होगी। इसके साथ साथ मैं अपने उन बेरोजगार युवाओं को, बच्चों को भी अपनी शुभकामना, अपना आशीर्वाद देता हूं कि वे जो रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उसमें उन्हें शीघ्र से शीघ्र सफलता प्राप्त हो। होली के समय पर मैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन यह एक विषय अचानक सामने आया, जिसके कारण मुझे लगा यह विषय पहले ध्यान दिए जाना योग्य है। बेरोजगारी एक जो विषय है या जो ज्वलंत प्रश्न है आज की तारीख में, बल्कि कुछ सालों से ये इस पर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ है। तो मैं बताऊं आपको कि यह ज्वलंत प्रश्न आज का नहीं है। आज से 50 वर्ष पूर्व भी बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न हुआ करता था। उस समय चाहे वो स्नातक की परीक्षा हो या स्नातकोत्तर की परीक्षा हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जो निबंध के जो मुख्य विषय हुआ करते थे, जो निश्चित रूप से आते थे, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई जनसंख्या। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं, ये आज के नहीं, आज से 50 वर्ष पूर्व भी वैसे ही ज्वलंत थे जैसे आज है। लेकिन उस समय में और अब की बेरोजगारी के बारे में चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि उस समय बेरोजगारी तो थी, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी को लेकर असंतोष भी रहता था, किंतु शासन या प्रशासन के द्वारा अनदेखी नहीं होती थी या लापरवाही नहीं होती थी। उस समय यदि युवा छात्र कोई रिप्रेजेंटेशन करते थे किसी विषय पर, तो उस पर ध्यान दिया जाता था और उस पर एक्शन लिया जाता था। ना तो उस समय परीक्षा लेट होती थी, टलती थी नहीं थी, ना ही कभी कोई पेपर लीक होता था, ना तो कोई पेपर में गलतियां मिलती थीं, और समय पर उनके परिणाम भी आ जाया करते थे। तो इन सब के कारण बेरोजगारी होने के बावजूद भी कोई छात्रों में, युवाओं में बहुत ज़्यादा असंतोष वाली बात नहीं रहती थी। समय पर नियुक्तियां होती रहती थी, चालू रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि सरकार के द्वारा नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं। तो अब जो हालात हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत हो गए, और पिछले 10 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ। मैंने कई मामले देखे और सुने हैं, तो उनसे ये लगता है कि ये अचानक ये क्या हो गया। जैसे अभी जिस समय कांग्रेस सरकार के पहले भी जो भाजपा सरकार थी, उस समय पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन आया। उसमें लोगों ने आवेदन किए और लोगों ने अपनी तैयारियां, बच्चों ने शुरू भी कर दी। सुबह जाने पर मुझको ढेर बच्चे दौड़ते भागते, कसरत करते, लंबाई ऊंची कूद, लंबी कूद करते दिखते थे। फिर अचानक परीक्षा का मामला पता चला कि वो टल गई। इस बीच में दूसरी सरकार आ गई और मामला कोर्ट में चला गया, और वो हल होते होते 5 साल 7 साल करीबन लग गए।
मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकता, मगर काफ़ी समय लंबा बीत गया था। तो उस समय बीत जाने से ये हुआ कि जो प्रतियोगी छात्र उस समय थे उनकी उम्र बढ़ गई और वो अपात्र हो गए। अब इसमें उन बेचारों का क्या दोष था? उनका तो एक मौका हाथ से निकल गया, नहीं तो वो उनमें से भी कोई हो सकता था कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया होता। तो इसमें ये त्रुटि किसकी हुई, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की कि इसके पीछे क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ, कौन है इसका दोषी। इसकी जांच की जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, इसका कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भी कई परीक्षाएं इसी प्रकार से आती रहीं और वो कोर्ट के अधीन पहुंचती रहीं। जैसे एक परीक्षा हुई थी, तो जो उसका मुझको मालूम है, तो उसमें शायद 72 क्वेश्चंस जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। उनके आंसर जो थे वो ए आंसर थे। उनका ABCD जो रहता है उन सभी का 70-72 का आंसर ए था। तो इसी पर किसी ने उस मामले को अदालत ले गया और अदालत ने भी उस पर स्टे लगा दी। फिर काफ़ी समय बाद पता चला कि वो परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा फिर से होगी। तो अब जो बच्चा जिसने एक बार तैयारी की हो वो दोबारा बैठेगा तो उसका वही टेम्पो तो नहीं रहेगा पढ़ाई का, या फिर उसकी वो इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है। तो अब इस तरह से परीक्षा में विलम्ब होता चला गया। इसी तरह से फिर आपने देखा होगा कि जिस समय कांग्रेस सरकार आई थी तो उस समय भारी अनियमितताएं सामने आई थी। PSC में हो चाहे वो व्यापम में हो, किस तरह से बिना परीक्षा दिए और कम नंबर वालों को भी नौकरी दे दी गई, बड़ी बड़ी नौकरी दे दी गई, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे दी गई। ये तो अभी मामला CBI के अधीन है ही। तो उस समय तो छात्र बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे और सरकार के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। तो जब इस बार के चुनाव आए तो चुनाव में भाजपा ने छात्रों से, युवाओं से, बेरोजगारों से ये वादा किया था कि हम इस बेरोजगारी के दंश को दूर करेंगे और जल्द से जल्द नियुक्तियां हम जारी करेंगे, निकालेंगे। ये उनके संकल्प पत्र में भी था कि हम बेरोजगारों को नौकरी नियुक्त कर देंगे। अब जब एक लंबा समय बीत गया सरकार बनने के बाद, तो कोई नियुक्ति सामने नहीं आ रही थी। तो छात्रों का दल अलग अलग विभागों के मंत्रियों के पास गए, उनसे बताया कि आपके यहाँ इतनी नियुक्तियाँ अभी शेष हैं, होना बाकी हैं, मगर आपने वैकेंसी नहीं निकाली है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो निकाल कर भेज दी हैं वित्त मंत्री के पास, आप वित्त मंत्री जी से बात कीजिए, वो जब पास करेंगे तभी हम उसका विज्ञापन दे सकेंगे। तो वो छात्रों का दल वित्त मंत्री जी से मिला। वित्त मंत्री जी जो हैं वो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो पूरी तरह से राजनीतिज्ञ नहीं है। तो जब उनसे उन्होंने इस बात की शिकायत की तो उन्होंने स्पष्ट उनको कह दिया कि भाई अभी हम नियुक्ति नहीं दे सकते क्योंकि अभी सरकार के पास फंड की कमी है। अब सोचिए आप कि ऐसे में छात्रों के उस पर क्या बीती होगी। और ये अगर फंड की कमी हुई है सरकार के पास तो उसका कारण क्या है? इसका कारण स्पष्ट है। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही थी कुछ सालों से, उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरा आएगा। इसके तो हमारे सामने उदाहरण है। वेनेजुएला नाम का एक देश, और दूर क्यों जाते हैं, श्रीलंका, इसके साक्षात उदाहरण हैं जिनके कारण जो देश बर्बाद हो गए इसी प्रकार की कार्यशैली के कारण।
लेकिन अब ये मजबूरी ये हो गई कि एक दल ने अगर मान लीजिए ये शुरू कर दिया तो दूसरा दल पीछे कैसे रह सकता है। दूसरे दल को भी अपनी तरफ से जारी करना पड़ता कि भाई हम ये फलाना हम फ्री देंगे, ये देंगे, ठिकाना देंगे। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन, तो किसानों का जो धान का मूल्य है वो बढ़ा दिया गया, कर्ज माफ़ी, ये आदि आदि, बिजली में छूट, दुनिया भर की छूट दी जानी शुरू हो गई। तो आखिर पैसा आएगा कहाँ से? आपके पास राजस्व आएगा कहाँ से? आप इसी तरह से पैसे बांटते जाओगे तो आपको दूसरे विकास कार्यों में कहाँ से आपके पास पैसा रहेगा, या नियुक्तियों के लिए कहाँ से आपके पास पैसा रहेगा? आपको अपने अधिकारियों को देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। लेकिन इन लोगों को फ्री में देना, इन कारण ये बनता था कि ये एक वोट बैंक है। वोट बैंक को खुश करने की कवायद में ये फ्री रेवड़ी बांटना जरूरी हो गया। अब ये जो बेरोजगार युवा हैं, ये वोट बैंक तो हो नहीं सकते। कितने होंगे? वोट बैंक तो हो नहीं सकते, क्योंकि और दूसरे ना तो ये किसी प्रकार का आंदोलन अब कर सकते हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन हो जाता है, शाहीन बाग आंदोलन हो जाता है, इस तरह से किसी प्रकार का आंदोलन भी बेचारे नहीं कर सकते, क्योंकि अब छात्र भी बटे हुए हैं। एक समय तक छात्रों के बीच में राजनीतिक दलों का कोई भी इंटरफेयर नहीं हुआ करता था। लेकिन सन 74 के जो छात्र आंदोलन हुआ था और जिसके कारण इमरजेंसी लगी, जयप्रकाश नारायण जी जिसके मुखिया थे उस आंदोलन के, तो तब राजनीतिक दलों ने छात्रों की शक्ति को पहचाना और फिर उन्होंने अपने साथ में छात्रों को, युवाओं को जोड़ना शुरू किया और उनके अपने अपने एक मोर्चा बन गए, चाहे वो किसी भी दल का हो। सब दलों ने अपने अपने एक युवा मंच तैयार कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जिसकी सरकार होगी उससे जुड़ा युवा जो होगा वो दूसरे छात्रों को अपना सहयोग कैसे दे सकता है? तो ये सब बातें सामने आने लगी। तो इसलिए जो रोजगार है वो एक ठंडे बस्ते में डाल दी जाने वाली चीज़ हो गई। अब इसी तरह से जब सब बातें हो रही थी कि भाई ये फंड की कमी हो गई, चलिए ठीक है, मगर इससे तो असंतोष बढ़ेगा छात्रों में, उनका भी असंतोष होता है ना, आक्रोश उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो अब नए नए तरीके से आ गई बातें। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी एक पेपर का, उसी तरह की और भी घटनाएं सामने आने लगी। अब इससे आप अंदाज लगाइए कि सेट की परीक्षा शायद जून जुलाई के महीने में हुई और आज समझ जाइए कितना समय बीत चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जबकि नेट की परीक्षा जो सेंट्रल के अधीन है उसकी परीक्षा बाद में हुई और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन सेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो बताइए कितने बच्चों का आप रिजल्ट देने में इतना समय लगाएंगे? कितना समय लगता है? क्या उसको पेपर जांचने को कितना समय देना चाहिए? क्या 10वीं 12वीं के पेपर किस तरह से, जबकि उनकी संख्या ज़्यादा रहती, वो कैसे जांच लिए जाते हैं? तो ये सारी बातें सामने आती हैं, तो इससे लोगों के मन में अब शक संदेह की बातें आने लगी। अभी तो ऐसे ढेर विषय हैं, ढेर एनामलीज हैं, मगर
आपको मैं अभी ताज़ा तरीन घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये कि अभी अभी PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि योग्यता के लिए विहित डिप्लोमा धारी के लिए कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें केवल डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकेंगे। यदि वो न्यूनतम योग्यता होती तो उसमें डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन सारे शामिल हो जाते। तो इस विषय को लेकर डिग्रीधारी और पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया, जाके पहले इंजीनियर इन चीफ से मुलाकात की। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई ये किसी तरह संभव नहीं है, केवल डिप्लोमा वालों के लिए ही होगा। ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली थी। इस विषय पर फिर उन्होंने, छात्रों ने मंत्रियों से भी संपर्क किया, उनको भी अपना विरोध जाहिर किया, और इसी के समर्थन में पूर्व मंत्री, भाजपा के ही पूर्व मंत्री ने सदन के सचिव को एक पत्र लिखा ध्यानाकर्षण किया जाए करने के लिए कि इसको सदन में बात सामने रखी जाए और इस पर चर्चा कर इसका निर्णय जल्दी से जल्दी करके उत्तर दिया जाए। इस विषय पर एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि 2012 और 2016 में जब PHE के ही जूनियर इंजीनियर के इसी पोस्ट पर परीक्षाएं हुई थीं, तो उस समय डिप्लोमा और डिग्री दोनों को ही पात्र माना गया था। तो अचानक ये अभी क्यों नियम में परिवर्तन हो गया? अगर ऐसा है तो क्या राजपत्र में नियमों के परिवर्तन अभी हुआ या अभी नहीं हुआ, या अभी अगर सही किया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि 2012-2016 में आपने गलत किया था। तो उस समय जो 2012-2016 में आपने जो नियुक्तियां की थीं वो अवैध हो गई, तो क्या आप उनको निकालेंगे? ये बातें सामने आने लगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है केस में, अनूप कुमार एवं अन्य वर्सेस हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसमें ठीक यही मामला था। इसी मामले पर उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि ये सही नहीं है आपका निर्णय, आपको दोनों को ही समान अवसर देना होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 14-16 के विपरीत है कि भाई समान अवसर का अधिकार दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। ये एक मौलिक अधिकार है, तो इसका भी हनन हो रहा है। तो इन सारी बातों को बतलाते हुए छात्रों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन लगता है शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया और फिर विज्ञापन जारी कर दिया गया कि नहीं, केवल डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे। ऐसी स्थिति में अब ये सुनने में आ रहा है कि छात्र कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट जाएंगे तो होगा क्या? कोर्ट आपके लिए बैठी है, कोर्ट छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए चिंतित है। कौन है चिंतित? आपका, आपकी चिंता से किसी को तकलीफ हो रही है क्या? भाई कोर्ट के पास और भी दूसरे काम हैं। कोर्ट को बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनको जमानत देनी है, अभिनेता हैं उनको जमानत देनी है, ये सारे काम हैं। संविधान के बारे में उनको सोचना है। उनके पास इन सब के लिए फुर्सत है कि आपके बोले कि भाई परीक्षा के लिए हमारे को हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप हमको समान अवसर दो। तो क्या होगा? ये मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अर्जेंसी से सुनेंगे आपकी बात और आपको तुरंत फैसला दे देंगे। और ठंडे बस्ते में गया मतलब ये
किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। नहीं होगी तो नियुक्ति नहीं होगी, नियुक्ति नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो क्या हल निकला? तो अब छात्र लेकिन जागरूक होते जा रहा है, क्योंकि मैंने खुद अपने छात्रों के, युवाओं के मुंह से सुना। एक दिन मैं एक जगह बैठा था तो वहाँ बात चल रही थी, तो उनमें से एक ने जो कहा तो उसकी बात में मुझको दम लगा। उन लोगों ने कहा कि कहीं ये शासन की ही तो नीति नहीं है कि भाई हमने वादा तो किया कि भाई नौकरी देंगे, अब हमने अपनी तरफ से विज्ञापन निकाल दिया, अब उस मामले में ऐसा कुछ पेंच डाल दिए, अब वो पेंच के कारण मामला चला जाएगा कोर्ट, वहाँ जाएगा, जाके अटक जाएगा और नियुक्ति वगैरह ठंडे बस्ते में हो जाएंगे। तो हमारा हल भी हो गया, तो हमारी कोई गलती भी नहीं हो कि भाई हमने तो अपनी तरफ से किया था, मगर अब ये क्या करें। तो ये गलती क्यों हुई, जबकि आपके पास इसके विरोध में छात्रों ने आपके सामने रखा था। चाहते तो आप उस समय उसको रेक्टिफाई कर सकते थे। तो इसी तरह से जो मामले कोर्ट में जाते गए हैं और विलंब होते चला गया है, उन सब के पीछे कहीं शासन की ही नीति तो नहीं है कहीं कि वो हमको गच्चा दे रहे हो। तो ये जब सोच छात्रों के मन में आने लगी है तो ये बहुत बुरी बात होगी, न केवल शासन प्रशासन के लिए बल्कि हमारे देश के लिए। यही युवा हमारे देश का भविष्य है। आज अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल आप क्या पाएंगे? क्यों उनके मन में इस प्रकार की भावना आ रही है कि ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है कि नौकरी ना देना पड़े। भाई हमारे पास अभी फंड नहीं है, नौकरी अपन दे नहीं सकते, अधिकारियों को पैसा देंगे कहाँ, तो वो देने के लिए पैसे हैं नहीं, तो हम निकालें कैसे। तो अब वो यही है कि सब आपने बांट दिया है, महतारी बंधन, किसानों को दे भर भर के दो, बिजली माफ़ कर दो। तो अब इन सब चीज़ों के लिए आपके पास पैसा होना आवश्यक कहाँ बचा। तो ये सारी स्थितियाँ सामने आती जा रही हैं। छात्रों के भी अब उनमें भी जागरूकता पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है, जो आज से कई साल पहले नहीं थी। वो अब बहुत सारी बातें समझने लग गए। तो इस प्रकार की बातें सामने आना ये बहुत ही, ना तो क्या कहना चाहिए, लज्जास्पद है कि हमने अपने भविष्य के बारे में ही ध्यान देना छोड़ दिया। और अब आप जाएंगे किसके पास? वकील के पास। वकील भी आपको एक कस्टमर के रूप में ही देखेगा। जब कोर्ट आपको उस रूप में नहीं देखता, भविष्य, देश के भविष्य के रूप में नहीं देखता, तो वकील क्यों आपको भविष्य के रूप में देखते हुए, वो आपको एक कस्टमर के रूप में ही मानेगा। तो सारी स्थितियां तो यहाँ पे आपके विपरीत जाती जा रही हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि यदि जब जैसी कि नियुक्तियां बची हैं, अभी शिक्षा विभाग में चर्चा की थी मैंने, तो उन्होंने भी शिकायत की कि हमारे पास शिक्षकों की बहुत कमी है। हमको ये जो अभी नए छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खुले हैं, उनमें भी शिक्षकों की कमी है। रेगुलर स्कूल जो हैं उनमें भी शिक्षकों की कमी है। कॉलेज दुनिया भर के बना दिए हैं, लेकिन कॉलेज में भी आप क्या है, आप एडहॉक भर्ती करते चले जा रहे हैं, उनको देके उनसे काम चला रहे हैं। आप नई नियुक्तियाँ नहीं देना चाह रहे। तो ये सारी बातें हमारे युवाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा
संकट बन चुकी हैं। इनका हल किया जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इस बात को अब छात्रों को समझना चाहिए कि ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है और इस पर आपको ये बात ऊपर तक पहुंचानी चाहिए ताकि सारी जानकारियां पूरे देश को हों कि किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नए जो बेरोजगार हैं वो जाएंगे कहाँ, कितना अपना स्वरोजगार करेंगे। और आपने दुनिया भर को तो आपने रेवड़ी बांटी, तो क्या आपने युवाओं के लिए सोचा कि जो परीक्षा देने जाते हैं बार बार, अब मान लीजिए एक बच्चा यहाँ से जाता है, अपने निवास से निकलता है, तो कम से कम उसको किसी को 40 किलोमीटर, किसी को 50 किलोमीटर, कोई गांव से आते हैं दूर दूर से, तो वो खर्च करके वहाँ पहुँचते हैं परीक्षा देने, और बाद में पता चलता है कि वो परीक्षा रद्द कर दी गई, निरस्त कर दी गई। तो अब फिर से उसके पास दोबारा आने जाने का खर्चा, वहाँ ठहरने रहने खाने का खर्चा, ये फिर से दोबारा करना होगा। इसके साथ साथ आप जो इसमें फीस लेते हैं, एग्जामिनेशन की फीस जो देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो आपने क्यों नहीं माफ़ कर देते? जैसे दूसरों की आप माफ़ी दे रहे हैं तो आप उनको भी माफ़ कर दीजिए कि भाई आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एक पैसा नहीं खर्चा। यद्यपि देखिए बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अंतर आया है। जैसे ये जो ऑनलाइन परीक्षा होने लगी हैं, ऑनलाइन फॉर्म का भरना हो गया है, इन सब में बहुत पैसा व्यर्थ होता था पहले। आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि पीएससी का फॉर्म भरने में आपको बहुत, ना केवल पैसा बहुत खर्च होता था बल्कि समय भी बहुत लगता था। उस समय फ़ोटोकॉपी नहीं होती थी, पहले आप उसको टाइप कराइए, फिर उसके बाद उसको गज़टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाइए, फिर आप 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए, फिर कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए, फिर वो सारे मार्कशीट वगैरह को भी अटेस्ट करवाइए। उसके बाद फ़ोटो, दुनिया भर की चीज़ें लेके आपने भेजा और पता चला कि वो आपका फॉर्म पहुंचने में लेट हो गया, तो वापस आ गया। तो वो सारे खर्चे तो उसके व्यर्थ हो गए। एक बार मेरे साथ स्वयं की बात है, तो जो उस समय यही बात मैंने आपको बताई कि रिप्रेजेंटेशन से बहुत बड़ी बात हल होती है। तो जब एक बार इस तरह से रिजेक्ट होकर आया फॉर्म, तो मैंने उनको कहा कि भाई आपने जब हमको इसके लिए लिफाफा भेजा था, उस लिफाफे में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र है। ये आपका ही भेजा हुआ लिफाफा जिसमें हमने अपना आपको आवेदन भेजा था। तो जब आपको वो आवेदन तारीख मान लीजिए नियत तारीख के बाद मिला, तो आपने उसको रिसीव क्यों किया? आपको उसको वापस कर देना चाहिए था। वापस आ जाता तो कम से कम उसके पास उसकी फ़ोटो, उसके जो गज़टेड ऑफिसर से दुनिया भर के उसने फ़ोटो कॉपी करवाई है, वो सारी चीज़ें उसको मिल तो जाती। तो आपने उसको सिर्फ पहले तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है वो भेज दिया, तो उसमें उसको लगा कि आप हमारा एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आप बाद में उसको बोल रहे कि रिजेक्ट हो गया। तो ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन मैंने उठाया था और उसका हल परिणाम ये निकला कि दूसरे साल से उन्होंने उसमें सुधार कर लिया। तो उसी तरह से अगर अभी शासन प्रशासन इस प्रकार से ध्यान दे तो वो ये जो अनियमितता या विसंगतियाँ जो पैदा हो रही हैं वो दूर की जा सकती हैं। इसी तरह से पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए परीक्षा 700-800 नंबर की है रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू में 300 नंबर रहते थे। अब 300 नंबर में इंटरव्यू में आपको जिसको लेना हो तो उसको आप दे दीजिए मनमाने, और नहीं तो 10, 12, 13 में आप निपटा दीजिए, ऐसा होता था। तो इसमें भी अब सुधार आ गया है, अब ऐसी बात नहीं रह गई है।
तो सुधार तो निश्चित रूप से हुआ है, और मोदी जी के आने से इसमें बहुत सारी बातों में सुधार हुआ है कि जैसे सेल्फ अटेस्टेशन, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने चेंज की हैं, परिवर्तन की हैं, लेकिन अभी और भी सुधार होना आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि शासन प्रशासन भी अब अपनी त्रुटियों को सुधारने की ओर ध्यान देगा। यदि जिस किसी कारण भी हो रही है, और जिस किसी कारण इस तरह से परीक्षा में विलंब होता है या कोई दिक्कत जाती है, तो उस पर एक्शन लिया जाना आवश्यक है। आज जो मैंने वीडियो बनाया है, वो उसके लिए आप लोगों से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि इसको, मैं तो हर अपने वीडियो में कहता था कि इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन इसको मैं अपने लिए नहीं, उन बेरोजगार युवाओं के हित में कहता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों को पहुँचे और लोगों के ध्यान में जाए कि इस तरह की बातें अभी हमारे उसमें चल रही हैं बेरोजगार छात्रों के साथ में। तो उन बेरोजगार छात्रों को के हित में कृपया ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।